हेलो एवरीवन, मैं रेनू। स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम सब मिलकर हर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में स्टडी करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे ताकि हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रेनू। स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में। आज हम बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है इंटरनल ट्रेड। बस आपको क्या करना है, साथ साथ में चैप्टर मुझसे समझना है और साथ साथ में अपनी बुक को बाद में रिवाइज करना है ताकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के पढ़े से इतने अच्छी से रेडी हो जाए कि आप कभी भी इसको ना भूलें। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इंटरनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग क्या मीन्स, आपको पता है जब कोई बिजनेसमैन होता है क्या करता है, वो कुछ चीजें बेचता है, कुछ खरीदता है, सर्विसेज को खरीदता बेचता है, उसी को ही आप बिजनेस बोलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन। जो ये वर्ड है बाउंड्रीज ऑफ नेशन, इसी की वजह से बिजनेस को इंटरनल ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो बिजनेस जो हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है उसी को ही आप इंटरनल ट्रेड बोल सकते हैं। Buying and selling of goods and services within the boundaries of nation are referred as internal trade. ओके बच्चों, अब बात करते हैं कि तो इंटरनल ट्रेड के बारे में तो हमें पता चल गया कि हर वो बिजनेस जो मेरे आसपास मीन्स मेरी विद इन कंट्री में हो रहा है, मेरी कंट्री की बाउंड्रीज में हो रहा है। यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को जो चीजें अवेलेबल हो रही हैं, कस्टमर को जो सामान अवेलेबल हो रहा है वो कंट्री में ही बना हुआ है और कंट्री के लोग ही उसको बेच रहे हैं और कंट्री में ही वो अवेलेबल हो रहा है। उसी को ही आप इंटरनल ट्रेड में बोल सकते हैं। क्या है इंटरनल ट्रेड में, क्या क्या देखो, क्या एग्जांपल है जो इंटरनल ट्रेड के बारे में आपको ज्यादा से डिफाइन करते हैं। शॉप, जो आपके घर के पास में नुक्कड़ की शॉप है वो इंटरनल ट्रेड में आएगी। आपके शहर में मॉल्स वगैरह हैं वो इंटरनल ट्रेड में आएंगे। डोर टू डोर सेल्समैन, अब आपको पता कोई सर्फ बेचने आ रहा है, कोई अपना टॉयलेट क्लीनर का लिक्विड बेचने के लिए आ रहा है, कोई फ्लोर क्लीनिंग का लिक्विड बेचने के लिए आ रहा है, वो आपके घर के बाहर आते हैं सेल्समैन। आइए इसको ट्राई करिए। मीन्स वो सेल्समैन भी, वो सेलर भी क्या चाह रहा है कि आप उसके प्रोडक्ट को खरीदें और वो आपको क्या चाह रहा है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन आपको सेटिस्फेक्शन देना चाह रहा है वो अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। देन डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर, जहां पे आपको हर चीज मिल जाती है। और कोई भी स्टोर, आपका क्लॉथ स्टोर हो गया, आपका ग्रोसरी शॉप हो गया, आपका मेडिसिन शॉप हो गया, सबको अगर ऐसा बिजनेस जो जिनको आप अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं उसी को ही आप इंटरनल ट्रेड बोल सकते हैं। अभी देखो, इंटरनल ट्रेड का मीनिंग तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, बट इंटरनल ट्रेड के क्या फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी फीचर्स है जो डिफाइन करती है इंटरनल ट्रेड है। देखिए बेटा, बात कर रहे हैं इंटरनल ट्रेड के फीचर्स क्या हैं। बच्चों देखो, इंटरनल ट्रेड सबसे पहले फीचर आएगी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन उसके बाद आएगा कि जो भी बायर और सेलर यहाँ पे है वो विद इन द कंट्री मीन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन में वो मिलते हैं और सेलर अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। तीसरी इसकी फीचर्स क्या होगी कि जब आपको अपना सामान अपनी लोकेलिटी से, लोकेलिटी मीन्स जहां पे ये सामान बनाया जा रहा है उससे दूसरे प्लेस पे, अनदर प्लेस पे आपको भेजना है, तो उसके लिए आप लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। मीन्स विद इन द नेशन जहां भी आपको अपने प्रोडक्ट को भेजना है, आप नेशन के जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उन्हीं को यूज करेंगे। और एक फीचर क्या है, इंटरनल ट्रेड में जो गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं उनके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे आउट करनी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पे करनी पड़ती है, वो प्रोडक्ट यहीं पे बनाया गया है, यहीं पे बिक रहा है, यहीं पे कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, देन उसके ऊपर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको नहीं पे आउट करनी पड़ेगी। देन एक चीज और है जो मेन इंटरनल ट्रेड में आती है। अब जितने भी बिजनेसमैन है विद इन द कंट्री, अब सबका बिजनेस, सब बिजनेस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट को सेल आउट करने के बाद मिलेगा क्या भाई साहब, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगी, रुपीज मिलेंगे। वो रुपीज कौन सा होगा, वो
हमारी कंट्री का ही होगा। हमारे जो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड करने वाले बिजनेसमैन हैं वो क्या करेंगे, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका मेन फोकस क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बट वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ क्या चाहते हैं, पैसा कमाना। वो पैसा उनको किस फॉर्म में मिलेगा, वो करेंसी फॉर्म में मिला। कौन सी करेंसी, जो इंडिया की करेंसी है। हमारे इंटरनल ट्रेड में हमारे इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, उनको जो पे आउट होगा वो इंडिया करेंसी में होगा। ऐसे ही जब भी किसी कंट्री का जो ट्रेड होता है, उसी विद इन कंट्री में वो सेल आउट हो रहा है, बाइंग और सेलिंग चल रही है, उसकी एक्टिविटीज चल रही है, तो उस कंट्रीज की करेंसी वहां पे काम करेगी। मेन है कि जिस कंट्री में आपका ट्रेड हो रहा है उसी करेंसी में ही आप डील करेंगे। देन अभी आपको बताया मैंने, ये हमारा इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। आप साथ साथ में उसको पढ़िए, साथ साथ में दिमाग में बिठाइए। आगे आने वाले ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर। अब जो हम इंटरनल ट्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखो इंटरनल ट्रेड में क्या है, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है। पहली हमारी पार्टी मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर। अब बच्चों मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर के बारे में जैसे आपको पता है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है। बनाने के बाद मीन्स ये अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस प्लेस पे इनको ओरिजिन करता है इनका, तब वो होलसेलर को देता है। होलसेलर के बाद वो रिटेलर के पास जाता है। मीन्स तीन पार्टीज हमारी इंटरनल ट्रेड में यहाँ पे आती हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर। अब बच्चों मैन्युफैक्चरर के बारे में आपको बताया मैंने, अब बात करते हैं होलसेलर। होलसेलर है कौन, होलसेलर वो है डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरर। देखो अगर हम अपने चार्ट में देखें तो पहले नंबर पे मैन्युफैक्चरर आया है, दूसरा होलसेलर आया, उसके बाद रिटेलर आया है। मींस रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में काम कौन कर रहा है, होलसेलर। अब सबसे अहम रोल किसका है, हमारे होलसेलर का है। अब होलसेलर कौन है, होलसेलर बल्क क्वांटिटी में, आइए बात करते हैं बल्क क्वांटिटी मींस लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है। देन वो स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को प्रोवाइड कराता है, बल्क ऑर्डर में रिटेलर को प्रोवाइड कराता है। आगे रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराता है। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड के बारे में। अभी हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये हमारे इंटरनल ट्रेड में आने वाली पार्टीज है। अब मेन टाइप क्या है इंटरनल ट्रेड का, होलसेलर एंड रिटेलर। ये ही दो टाइप्स हैं हमारे इंटरनल ट्रेड के जो हमारे बिजनेस में डील करते हैं। होलसेलर कौन है, अभी मैंने बताया होलसेलर कनेक्टेड विथ मैन्युफैक्चरर, यस कनेक्टेड विथ मैन्युफैक्चरर। अभी मैं होलसेलर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। होलसेलर जब लार्ज और बल्क अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, वो होलसेलर है। जो वो काम कर रहा है उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं। मीन जो वो डील कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्टिविटीज हो रही है, उस एक्टिविटीज को क्या नाम देंगे, होलसेल ट्रेड। अब करता क्या है, लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है। एंड किस पर्पस के लिए खरीदता है, रीसेल के पर। उसको अपने पास तो नहीं रखना, ना ही वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद कस्टमर्स है, वो रीसेल के लिए करता है। अब रीसेल किसको करेगा, वो रिटेलर को रीसेल करेगा। और क्या है, ये इंटरमीडिएट यूज है। मीन्स क्या करता है, कई बार जो हमारा होलसेलर है मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, जो सामान खरीदता है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, मींस उसको इंटरमीडिएट स्टेज से फाइनल स्टेज तक ले जाने का काम भी हमारा होलसेलर करता है। डील विद रिटेलर, यस हमें पता है, अभी हमने अपने चार्ट में देखा होलसेलर के बाद कौन आया, रिटेलर। तो हमारा होलसेलर क्या करता है, डील विद रिटेलर करता है। ओके, अब बात करते हैं रिटेलर कौन है। बार बार मैडम बात कर रहे हो, होलसेलर रिटेलर के साथ कनेक्टेड है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्टेड है। मैन्युफैक्चरर के बारे में तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं रिटेलर के साथ कनेक्टेड
कैसे है, क्या है रिटेलर? रिटेलर कौन है? रिटेलर जब कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को होलसेलर से परचेज करता है। आपके होलसेलर से परचेज करता है ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाए, क्योंकि क्या है, जो हमारा रिटेलर है डायरेक्टली कनेक्टेड विद कस्टमर्स है। अब कोई शॉप है, मुझे कोई सामान, मान लीजिए मुझे मार्कर खरीदना है। अब मार्कर खरीदने के लिए मैं इसकी फैक्ट्री में तो नहीं जाने वाली हूँ, जहां पे ये होलसेलर बैठा वहां भी नहीं जाने वाली, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरे नियर बाय जो भी शॉप होगी, जो कोई भी स्टेशनरी शॉप होगी, वहां से मुझे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आपको अपनी चीजें मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो जाती हैं विद इन टाइम, विद इन प्लेस, उसी को ही आप रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर जो ये एक्टिविटीज कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड द रिटेल ट्रेड। ओके बच्चों, रिटेल ट्रेड। अब देखो क्या है ये, अभी बताया स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है। स्मॉल क्वांटिटी मीन्स ये होलसेलर से सामान लेता है, अपने गोडाउन में रखता है, गोडाउन से वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा अपने स्टोर में वो फिल करता है। जैसे जैसे कस्टमर की नीड बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्टोर को अप टू डेट रखता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को फिल करके रखता है ताकि कस्टमर आए और उसको इजीली अवेलेबल हो जाए उसकी गुड्स एंड सर्विसेज। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कस्टमर है। अभी देखो मुझे मार्कर चाहिए था, मैं किसके पास गई? मैं मार्कर वाले भैया, स्टेशनरी शॉप वाले भैया के पास गई, तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट किससे हुई? मेरे रिटेलर से। जैसा हम पढ़ रहे हैं कि हमारे इंटरनल ट्रेड में 3 पार्टीज प्ले रोल कर रही हैं। 3 पार्टीज का अहम रोल है। कौन कौन सी पार्टीज हैं? हमारा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर। ओके बच्चों, अब जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली लिंक अभी हमने बताया, कौन है? हमारा होलसेलर। होलसेलर के साथ डायरेक्ट लिंक्ड कौन है? रिटेलर। रिटेलर के साथ डायरेक्ट लिंक्ड कौन है? हमारा कस्टमर। मीन्स हमारे होलसेलर को मार्केट की कंडीशन का किसके थ्रू पता चल रहा है? हमारे रिटेलर के थ्रू। रिटेलर को पता है, बहुत सारे जो मार्केट में रिटेलर्स हैं जो हमारे होलसेलर से सामान को परचेज करते हैं, वो टाइम पे कस्टमर की नीड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस के बारे में होलसेलर को बता देते हैं, जिससे उसको हेल्प हो जाती है कि वो मैन्युफैक्चरर को बल्क ऑर्डर में प्रोडक्शन के लिए वो इन्फ्लुएंस कर पाए, वो प्रोडक्शन के बारे में हेल्प कर पाए। फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो देखो बच्चों, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। मींस इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा आ जाता है। फिर बात करें बेयरिंग ऑफ रिस्क। अब हमारा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर जो है हमारे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली लिंक्ड है। अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है हमारे होलसेलर से कनेक्टेड है, और हमारा होलसेलर उसको क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरर भी खुश रहे और हमारा होलसेलर भी खुश रहे। अब बात करी हमने फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। फिर बात बेयरिंग ऑफ रिस्क। कौन सी मार्केट में रिस्क है जो हमारा होलसेलर उठा रहा है? भाई साहब अब देखो, सोचो, होलसेलर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर से बल्क ऑर्डर में सामान को खरीद लिया। अब वो सामान ट्रेंड में रहे, कपड़े बनाए हैं भाई मैन्युफैक्चरर ने, अब हमें नहीं पता उन कपड़ों का फैशन रहेगा या नहीं रहेगा। अभी क्या किया हमारे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? जो सामान है हमारे होलसेलर ने उससे बल्क ऑर्डर में खरीद लिया, अब एक स्टोरेज हाउस में रख दिया। वहां पे स्पॉइलेज हो जाती है, फायर हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, कोई सामान को चुरा लेता है, आग लग जाती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को कौन बियर करेगा? हमारा होलसेलर। क्यों? क्योंकि हमारा जो होलसेलर है ना वो मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? हमारे होलसेलर ने ली है। ऐसा क्यों कर रहा है होलसेलर? क्योंकि होलसेलर सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल रहा है। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा होलसेलर करता है। तो होलसेलर जो ये रिस्क उठा रहा है
वो इसलिए उठा रहा है ताकि उसका सोसाइटी में नाम बने, उसके जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसकी ज्यादा पहचान हो, लोग ज्यादा उसके बारे में जाने, इसलिए होलसेलर ऐसा कर रहा है। फिर बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की। और फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है? देखो बच्चों, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है ऐसे तो फ्री में प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। हमारा होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर को सामान बनाने के लिए बोलता है। अब सामान बनाने के बदले में होलसेलर क्या देता है? इन लोगों की मोस्टली डिलीवरी जो होती है वो कैश बेसिस होती है, जिससे क्या होता है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके मैन्युफैक्चरर को मिल जाती है। उसको अगला रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इनफ मनी होगी, वो आगे प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकता है। फिर बात करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। अब किस टाइप की एक्सपर्ट एडवाइस हमारा मैन्युफैक्चरर को मिल रही है? हमारे होलसेलर के थ्रू। होलसेलर को मार्केट की कंडीशन के बारे में पता है। कैसे पता है? जो होलसेलर के नीचे वाली पार्टी है रिटेलर कस्टमर के बारे में बताता है, कस्टमर के टेस्ट चेंज के बारे में बताता है, कस्टमर को क्या चाहिए, आजकल ट्रेंड में क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, क्या कंपटीशन में कौन सा प्रोडक्ट आ गया है, सब चीज की इंफॉर्मेशन हमारा रिटेलर हमारे होलसेलर को देता है। होलसेलर वो ही एक्सपर्ट एडवाइस हमारे मैन्युफैक्चरर को देता है। फिर बात करें हेल्पिंग इन मार्केटिंग फंक्शन। अब सामान तो बन गया, हमारे मैन्युफैक्चरर ने सामान तो बना लिया, अब उस सामान को मार्केट में कैसे पहुंचाना है ये हमारे मैन्युफैक्चरर को कुछ भी लेना देना नहीं है। इससे रिलेटेड सारे काम कौन करेगा? हमारा होलसेलर करेगा। क्यों भाई? क्योंकि होलसेलर क्या कर रहा है? अपना नाम बनाने की सोच रहा है, अपना एक नेम फेम कमाना चाह रहा है, ताकि मार्केट में एक स्टैंड ले पाए और सब लोग उसको जान पाए और अच्छा प्रॉफिट उसका वो कमा पाए। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। पता है हमारे होलसेलर को कहाँ पे किस चीज की नीड है, कौन से कस्टमर कौन से एक पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप का सामान बिक रहा है, कौन बता रहा है? हमारा रिटेलर उसको बता रहा है। देन स्टोरेज। अब स्टोरेज की बात करें, इतना सारा सामान खरीद लिया है भाई साहब आपने मैन्युफैक्चरर से, अब उसको क्या करेंगे उसका? अब वो सारा रिटेलर तो आपसे उठाने वाला नहीं है। रिटेलर के पास इतने बड़े बड़े स्टोर नहीं है, उसका एक शॉप है भाई और एक छोटा सा स्टोर है, उसमें उतनी ही क्वांटिटी वो रख सकता है जितना कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसका काम चल रहा है। अब ये काम कौन करेगा? हमारा होलसेलर को तो ज्यादा सोचना पड़ेगा। हमारा होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और उसको स्टोरेज हाउसेस में स्टोर करके रखता है, ताकि उसकी टाइम यूटिलिटी को बढ़ा पाए। टाइम यूटिलिटी से आप क्या बोल रहे हैं कि जब भी कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत हो तो वो प्रोडक्ट इजीली कस्टमर तक पहुंच पाए। ये बात हुई हमारी सर्विस ऑफ रीसेलर हमारे मैन्युफैक्चरर के रिगार्डिंग। होलसेलर है हमारे मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ऐसे ही अब जो होलसेलर है, मेन पार्टी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेन पार्टी हमारा होलसेलर है, अब होलसेलर को ऐसे ही बैलेंस बना के रखना है मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर बैठा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके साथ भी उसको लिंक रहना है। जो हमारा रिटेलर है गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा है, कस्टमर तक पहुंचा रहा है, उसके साथ भी होलसेलर को लिंक रहना है। तो मेन रोल हमारे होलसेलर का हुआ। अभी हमने वो बोला कि होलसेलर ने हमारे मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस दी, जिसकी वजह से उसको प्रोडक्शन करने का भी मन है, उसको प्रॉफिट कमाने का भी मन है, उसको बहुत सारी फैसिलिटी हमारा होलसेलर प्रोवाइड करा रहा है, तभी वो मार्केट में रुका हुआ है। ऐसे ही रिटेलर मार्केट में क्यों रुका है, उसके लिए हमारा होलसेलर क्या क्या कर रहा है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। जो होलसेलर है हमारे रिटेलर्स को क्या सर्विस दे रहा है, चलिए पढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। देखो जो हमारा होलसेलर है, होलसेलर के पास कस्टमर की नीड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? हमारा रिटेलर दे रहा है। रिटेलर कहता है कस्टमर को इस चीज का ये चीज चाहिए, अब कस्टमर को ये चीज टेस्ट करनी है, अब कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई है, अब मार्केट कंडीशन में ऐसा हो गया है, नए नए कंपटीटर्स आ गए हैं, नई नई चीजें आ गई हैं। तो प्रोड्यूसर के पास जो जानकारी पहुंचाने वाला मेन काम हमारा होलसेलर कर रहा है। अब होलसेलर को इंफॉर्मेशन रिटेलर ने दी, रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर को दी, प्रोडक्ट तो वहां पे बन गया, प्रोड्यूस हो गया। अब वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से खरीदा है। अब होलसेलर रिटेलर को टाइम टाइम पे अवेलेबल कराता है।
क्योंकि क्या है कि जो स्टोरेज की फैसिलिटी है हमारे रिटेलर के पास नहीं है। रिटेलर देखो क्या करता है, एक अपनी शॉप को फिल करके रखता है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, और क्या करता है एक प्रॉपर छोटा सा स्टोर रूम उसकी दुकान के पास में, दुकान के ऊपर, दुकान के साथ में, ऐसा एक स्टोरेज हाउस उसका होता है जिसमें उतनी ही चीजें रखता है जितनी उसके एरिया वाइज, उसकी प्लेस वाइज डिमांड है, जो कस्टमर उससे ले रहे हैं, ताकि जो वो गैप है होलसेलर से लेने का और कस्टमर का खरीदने का जो गैप है वो गैप उसका कवर हो जाए। तो उसके लिए तो रिटेलर सोच सकता है, बट रिटेलर इतनी बल्क अमाउंट में, इतना जो वो होलसेलर से सामान खरीदता है उसको कहाँ रखेगा। वो सारी फैसिलिटीज हमारा जो होलसेलर है, होलसेलर उसको हमारे रिटेलर को प्रोवाइड कराएगा, ताकि जब भी सामान की गुड्स एंड सर्विसेज की नीड हो तो टाइम टाइम पे हमारे रिटेलर को उन गुड्स एंड सर्विसेज को टाइम से प्रोवाइड करा पाए। फिर बात करते हैं मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केट के लिए हमारा होलसेलर रिटेलर के लिए क्या कर रहा है। देखो क्या है कि एक रिटेलर है, रिटेलर दुकान में बैठा है, भाई साहब दुकान में बैठा है, सामान बेच रहा है। अब दुकान में तो कस्टमर आया सामान खरीदने के लिए, कस्टमर को जो सामान चाहिए कस्टमर ने वहां से खरीदा, ठीक है। अब सामान का प्रमोशन कैसे हुआ, मार्केट में उस गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे आई, वो गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन हमारे होलसेलर ने पहुंचाई। कैसे, होलसेलर ने क्या किया, हमारा जो प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया है उससे रिलेटेड प्रमोशन किया, एडवर्टाइजमेंट किया, जिसकी वजह से कस्टमर को उस गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पता चला, तो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए रिटेलर के पास आया। तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, जो ये सब कुछ है एक इंटरलिंक्ड है, तो उसी के बारे में तो ये क्या कहता है, ये मार्केटिंग सपोर्ट भी हमारे रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। अब आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल तो आप लोगों ने देखा होगा, चलो मेडिसिन शॉप देख लीजिए या किसी डॉक्टर का क्लिनिक देख लीजिए। आपने देखोगे जब हम लोग मेडिसिन लेने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑलरेडी 2-3 सेल मैनेजर बैठे होते हैं, वो दवाइयों के जो मेडिकल सेल्समैन है वो बैठे होते हैं। मेडिकल सेल्समैन क्या करते हैं, उनके पास एक पिट्ठू बैग होता है, उसमें क्या होता है भाई साहब, उसमें मेडिसिन होती है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली होलसेलर रिटेलर तक पहुंचे बिना ही अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है, डॉक्टर्स को उसके बारे में डिटेल में बताएगा, डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन में जो उसके पेशेंट्स हैं उनको रिकमेंड करेगा, तो पेशेंट रिटेलर से खरीदेंगे। रिटेलर कौन है, एक मेडिकल शॉप वाला। ओके बच्चा, फिर बात करते हैं ग्रांट ऑफ क्रेडिट। क्या, कैसे क्रेडिट की बात कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो क्या है कि रिटेलर है, रिटेलर को तो काम इतना है भाई, उसको तो होलसेलर से सामान खरीदना है, बेचना है और उससे प्रॉफिट कमाना है, फिर उससे उसको होलसेलर से लेना है, फिर उसको बेचना है, फिर उसको प्रॉफिट कमाना है। तो उसको ज्यादा लंबी प्रोसेस में उसको यहाँ पे वो इसमें रुकना नहीं चाह रहा है। उसका क्या है, तो अगर उसको फिर भी बल्क अमाउंट में ज्यादा उसको यहाँ पे स्टॉक की नीड हो जाती है, तो क्या करता है हमारा होलसेलर, उसको क्रेडिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, ताकि रिटेलर अपनी जो डिलीवरी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी है वो प्रॉपर कर पाए और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए, कस्टमर के अंदर नीड को जल्दी ज्यादा से ज्यादा जागृत कर पाए। फिर बात करते हैं इसके रिगार्डिंग क्या होता है, जब वो क्रेडिट उसको ग्रांट करता है तो हमारा जो रिटेलर है, रिटेलर को ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं होती। अब आपको पता है वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्टिविटीज में काम आ रही है, तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो होलसेलर उसके लिए वो सारे वो काम पहले से कर रहा है। फिर बात करते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब हमारा जो होलसेलर है उसको क्या स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो हमारे रिटेलर को दे रहा है। देखो उसने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, हमारे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद क्या किया, सामान रिटेलर को दिया। अब रिटेलर को दिया, रिटेलर को उस सामान के बारे में ज्यादा नहीं पता, कैसे सामान को यूज करना है, सामान का प्राइस क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में बेचना है, कैसे बेचना है, ये सब एक्टिविटीज के बारे में हमारा जो होलसेलर है हमारे रिटेलर को वो बताता है। फिर हमारा रिस्क शेयरिंग। अब रिस्क शेयरिंग कैसे हुआ,
मैडम जी अभी हमने पढ़ा था जो हमारा होलसेलर है मैन्युफैक्चरर को क्या दे रहा है, रिस्क बियरिंग की फैसिलिटी दे रहा है, बट अब हमारा होलसेलर हमारे रिटेलर को रिस्क शेयरिंग की फैसिलिटी दे रहा है। मैडम रिस्क शेयरिंग किस तरीके से, अभी शेयर करेगा, यस अभी रिस्क को शेयर करेगा। कैसे रिस्क को शेयर करेगा, अभी आप देखो मार्केट में नया नया ट्रेंड आता है, नया नया कपड़ों का ट्रेंड आता है, नई नई गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेंड आता है, मार्केट कंडीशन कैसी है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, कस्टमर का टेस्ट कैसा है, कस्टमर अब क्या चीज चाह रहे हैं, इस सारी चीजों से रिलेटेड नॉलेज किसको है, हमारे रिटेलर को है। और रिटेलर क्या कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे होलसेलर को दे रहा है। अब होलसेलर वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, तो ये प्रोसेस चलती जाती है चलती जाती है। अब मैडम इसमें रिस्क शेयरिंग कैसा हुआ, अभी आप देखिए जैसे मैंने बोला आपका जो होलसेलर है एक स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, एक रिस्क भी उसको रिस्क से भी बचाता है। कैसे रिस्क से बचाता है, एक तो जो सामान है, आज रिटेलर ने होलसेलर से सामान बुक करा लिया है, आज रिटेलर ने होलसेलर से सामान बुक करा लिया कि इतना सामान है ये मैं आपसे आने वाले टाइम में ले लूंगा, तो अब होलसेलर का तो वो सामान बिक गया है, अब वो क्या फैसिलिटी देगा, उसको स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में आज चल रहा है कल नहीं चलेगा तो ये रिस्क कौन उठाएगा, ये हमारा होलसेलर उठाएगा। अगर सामान क्या होता है कि अगर जो सामान है कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है, मार्केट में कोई नया कंपटीटर आ गया है, नए नए होलसेलर मार्केट में आ गए हैं, तो हमारा जो होलसेलर है अपनी इमेज को बनाने के लिए हर टाइप से हमारे रिटेलर के साथ खड़ा है, ताकि रिटेलर उसके साथ डायरेक्टली, जैसा कि हमने अभी बात की है कि जो हमारा होलसेलर है हमारे रिटेलर को और मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, ऐसे ही जो हमारे इंटरनल ट्रेड में जो पार्टीज हैं वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं हर पार्टीज को, उसके रिगार्डिंग हम अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो जो हमारा रिटेलर है, रिटेलर क्या सर्विसेज दे रहा है हमारे होलसेलर को, जैसे होलसेलर की सर्विसेज है ऐसे रिटेलर भी तो कोई ना कोई सर्विसेज दे रहा होगा। मैंने क्या बोला, तभी ये सारे इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड का मतलब क्या है, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर, हमारे होलसेलर को हमारा रिटेलर क्या सर्विसेज दे रहा है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिटेलर से अब डायरेक्टली इंटरलिंक्ड कौन है, हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे, रिटेलर का शॉप है, रिटेलर का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन शॉप है, उसका मॉल है, उसने वहां पे क्या किया, वहां पे वो सामान को बेच रहा है, सामान को डायरेक्टली वहां खरीदने के लिए कौन पहुंच रहा है, वहां पे हमारे कस्टमर्स डायरेक्टली उससे लिंक हो रहे हैं। तो सबसे पहली पार्टी जो इसके कनेक्टेड है इससे वो है हमारी कंज्यूमर्स। देन उसके बाद हमारा होलसेलर। अब होलसेलर क्यों, क्योंकि होलसेलर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचा रहा है और रिटेलर कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या है, सबके ऊपर बैठा हुआ है, क्या काम करता है, प्रोडक्ट को बनाता है, उसके बाद होलसेलर लेता है, होलसेलर के बाद रिटेलर लेता है, रिटेलर के बाद हमारा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो हमारा रिटेलर है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, किस तरीके से, पर्टिकुलर शॉप खोला है, पर्टिकुलर प्लेस उसका है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। कस्टमर डायरेक्टली लिंक किससे होता है, अपने शॉपकीपर से, अपने नुक्कड़ की शॉप से, जो आसपास में शॉप है, आसपास में जो सेलर बैठे हैं, रिटेलर बैठे, उनसे इंटरलिंक होता है। तो इससे जो होलसेलर का सामान है डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे कस्टमर्स को। इससे क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी का बेनिफिट मिलता है। प्लेस यूटिलिटी क्या है, जैसे कि हमने होलसेलर में पढ़ा था, टाइम यूटिलिटी आया था। टाइम यूटिलिटी मीन्स प्रोडक्ट को कस्टमर तक टाइम से पहुंचाना, जब कस्टमर की नीड हो, प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल हो। प्लेस की यूटिलिटी कैसे, क्या करता है, शॉपकीपर कस्टमर को एक पर्टिकुलर प्लेस
प्रोवाइड कराता है जहां पे कस्टमर आके उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली खरीद पाते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। इससे हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मिलती है हमें प्लेस यूटिलिटी। देन बात करें पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग क्या है? देखो, होलसेलर हर बार तो मार्केट में नहीं उतरेगा सामान को बेचने के लिए। सामान को बेचने के लिए कौन उतर रहा है? हमारा रिटेलर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होलसेलर ने रिटेलर को दे रखी है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक बेचो, कस्टमर तक पहुंचाओ। तो पर्सनल सेलिंग का काम करता है। अपनी शॉप पे आपने देखोगे एक शॉपकीपर क्या करते हैं, आगे कांच का उसका एक टेबल लगा होता है, उसमें चीजों को सजा के रखता है कि ये पर्टिकुलर ये चॉकलेट है, ऐसा ही वैरायटी ऑफ गुड्स को वो सजा के रखता है। वो क्या है? एक पर्सनल सेलिंग में आता है। जब कस्टमर सामान लेने के लिए आता है तो वो पर्सनली रिकमेंड करता है कि आप ये पर्टिकुलर सामान को खरीदिए। दैट इज कॉल्ड द पर्सनल सेलिंग। फिर बात करें अनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब लार्ज स्केल ऑपरेशन में क्या होता है? देखो, बार बार होलसेलर और रिटेलर की बात हो रही है और मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरर सामान को बना रहा है एंड जो आपका होलसेलर है सामान को मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है। मैन्युफैक्चरर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर आपके कस्टमर को दे रहा है। क्या एक पर्टिकुलर एक ऑपरेशन बनी हुई है, चेन बनी हुई है। उस चेन के थ्रू हर पार्टी अपने लेवल पे सेटिस्फाई हो रही है। तो जो हमारा रिटेलर है ये क्या कर रहा है? कहता है कि हमारे होलसेलर से बार बार सामान को मंगवाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवाता है ताकि कस्टमर के टेस्ट को उसकी प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये लार्ज स्केल ऑपरेशन है जो कभी रुकता नहीं है। फिर बात करते हैं कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब हम तो डायरेक्ट लिंक किससे हुए? हमारे रिटेलर से। रिटेलर को पता है कस्टमर को क्या चाहिए, रिटेलर को पता है मार्केट में क्या चल रहा है, रिटेलर को पता है कि दूसरे होलसेलर क्या बेच रहे हैं, क्या मार्केट में एडवर्टाइज हुआ है जिससे उसकी डिमांड बढ़ रही है। सब चीजों की इंफॉर्मेशन हमारा रिटेलर हमारे होलसेलर तक पहुंचाता है। ये सर्विसेज भी वो होलसेलर को प्रोवाइड कराता है। हेल्प इन प्रमोशन। अब प्रमोशन में कैसे हेल्प करता है? देखो, जैसे पर्सनल सेलिंग की बात हुई, पर्सनल सेलिंग में क्या था? प्रोडक्ट को सजा के रखता है कि ताकि हम डायरेक्ट जाके हम लोगों को सामान दिखता रहे, भैया ये सामान हमें दे दो, ये अच्छा है, ये कितने का है, ऐसे जाके हम लोग पूछते हैं ना। तो पर्सनल सेलिंग में हुआ। अब ये वो ही हमारा सेल प्रमोशन हुआ। जब हम सामान खरीदेंगे तो दूसरे कस्टमर को रिकमेंड करेगा। ऐसे ही क्या होगा? हमारे सेल का प्रमोशन हो जाएगा। मीन्स हमारा सेल प्रमोशन हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट का सेल प्रमोशन हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की नीड बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे होता है? जो हमारा रिटेलर होता है टाइम टाइम पे हमारे कस्टमर्स को फ्री गिफ्ट के तौर पे, सैंपल के तौर पे, कूपन्स के तौर पे और कॉन्टेक्स्ट कराता रहता है, देता रहता है उसको सारी फैसिलिटी कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर के अंदर सामान को खरीदने की नीड जागे और वो सामान की ज्यादा से ज्यादा नीड करे, ज्यादा से ज्यादा उसको डिमांड करे, ताकि हमारे होलसेलर को भी फायदा हो। ताकि जो हमारा रिटेलर है हमारे होलसेलर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है जिससे हमारा होलसेलर सेटिस्फाई है और वो रिटेलर की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है। ऐसे ही रिटेलर अब कंज्यूमर को, कस्टमर को क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। कस्टमर क्या है? मेन पर्सन है जिसके लिए सभी पार्टीज काम कर रही है। हमारा मैन्युफैक्चरर भी चाहता है कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके आए, हमारा होलसेलर भी चाह रहा है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करे, ऐसे ही रिटेलर भी चाह रहा है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करे। जब मेन फोकस हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर है तो हमारे जो रिटेलर हैं हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा रिटेलर है हमारे कस्टमर को टाइम टाइम पे प्रोडक्ट कस्टमर की नीड और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग इजिली अवेलेबल कराता है, ये काम हमारा रिटेलर करता है। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। नया कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है। अब हमारा रिटेलर शॉपकीपर हमारा क्या होता है कि एक टेबल होता है उसका कांच का टेबल, उसमें वो नए नए प्रोडक्ट को सजा के रखता है। कस्टमर आए उसके बारे में पूछे कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, ताकि कस्टमर उसको खरीदने के लिए, उसको परचेज करने के लिए अट्रैक्ट इजिली हो पाए। कन्वेंस इन बाइंग।
जो हमारा अभी देखिए, जैसे हमने बात किया न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, न्यू प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारा रिटेलर हमारे कस्टमर को देता है। अभी हमारे कस्टमर ने उस प्रोडक्ट के बारे में जाना, आज वो उस प्रोडक्ट को खरीद के लेके गया, एज अ फ्री सैंपल लेके गया है, फ्री गिफ्ट में लेके गया, कूपन के तौर पे लेके गया है, तो क्या हुआ, आज कस्टमर को वो चीज पसंद आ गई है, अब कस्टमर दोबारा से उस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है। ये सब काम किसने किया, हमारे रिटेलर ने किया। हमारे रिटेलर ने कस्टमर को कन्विंस किया कि आके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे और उसको यूज करे। देन वाइड सिलेक्शन, जो हमारे रिटेलर है, रिटेलर के पास सिर्फ एक ही होलसेलर का प्रोडक्ट नहीं है, वो बहुत सारे वाइड कंट्री में जितने भी होलसेलर है, जहां से उसको पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग मिल सकता है, वो अरेंज करता है, अपनी शॉप पे रखता है, ताकि कस्टमर को जो भी चाहिए वो इजिली अवेलेबल करा पाए। दैट इज कॉल्ड द वाइड सिलेक्शन। अब क्या है, जो हमारा रिटेलर है प्रोडक्ट ही नहीं बेचता है, साथ में प्रोडक्ट से रिलेटेड आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए अगर मैंने किसी शॉप से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया है, अब उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, या फिर उस प्रोडक्ट में कोई खराबी आ गई है, उसको मेंटेन करा, उसकी मेंटेनेंस करानी है, तो मैं किसके पास जाऊंगी, डायरेक्टली मैं उसी शॉपकीपर के पास, उसी रिटेलर के पास जाऊंगी जहां से मैंने उसको खरीदा है। तो जो हमारा रिटेलर है वह आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। देन आफ्टर का प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। अब देखिए, जो रिटेलर है, कस्टमर जब सामान खरीदने के लिए आता है, कस्टमर कई बार हमारे जो रिटेलर है, रिटेलर से शॉपकीपर से क्या बोलता है, भैया आज सामान मुझे उधार में दे दो, कल मैं उसके पैसे दे दूंगा। और ऐसे ही क्या होता है, जो हमारा रिटेलर है उसको क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर्स को देनी पड़ती है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि कस्टमर बार बार मेरी शॉप पर आए और पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे, कनेक्ट रहे मुझसे, और ताकि मैं सेल प्रमोट कर पाऊं, ताकि मैं सेल को इंक्रीज कर पाऊं और मैं कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फाई कर पाऊं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। टाइप ऑफ रिटेलिंग ट्रेड क्या है, मैं आपको पहले वो बताना चाहूंगी। जैसा कि हमने पढ़ा, जो रिटेलर जो एक्टिविटीज कर रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को वो बेच रहा है, बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, उसकी हर एक्टिविटी को अगर वो रिटेलर कर रहा है तो वो रिटेलिंग ट्रेड होगा। रिटेलर अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करता है तो वो क्या होगा, वो रिटेलिंग ट्रेड होगा। टाइप क्या है, देखो जब हम क्या करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत सारे ऐसे बेसिस हमारे पास आ जाते हैं। किस बेस पे हम इसको इसके टाइप्स बनाएं, किस बेस पे इसको हम लोग कैटेगराइज्ड करें, तो उससे रिलेटेड हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, आपका कॉर्पोरेशन हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है। टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करें, लार्ज साइज, मीडियम साइज, स्मॉल साइज हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज के बेस पे बात करें, वो मॉल है या वो डिपार्टमेंटल स्टोर है या वो सुपर मार्केट है, तो मीन्स बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे माइंड में आ जाते हैं। अब उन कंफ्यूजन को क्लियर आउट करने के लिए हम बेसिस क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दे हैव फिक्स्ड प्लेस और नॉट। मीन्स वो रिटेलर जिनके पास अपने बिजनेस को करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस है, फिक्स प्लेस है या नहीं है, उसके बिहाफ पे हमने टाइप ऑफ रिटेलिंग ट्रेड को किया है। अभी हमने टाइप ऑफ रिटेलिंग को 2 टाइप में डिवाइड किया है, इटिनेरेंट रिटेलर एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर। इटिनेरेंट रिटेलर्स कौन से होते हैं, वो रिटेलर्स जो प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं अपने वेयर्स को लेके, मीन्स अपने सामान को उठाकर जहां पे उनको कस्टमर की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है कि मुझे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कस्टमर ज्यादा मिल सकते हैं, तो वहां पे जाके वो अपनी शॉप खोल लेते हैं। मीन्स ऐसे इटिनेरेंट रिटेलर्स जिनके पास एक पर्टिकुलर सीमेंटेड शॉप नहीं है, वो शॉप जो उन्होंने ब्रिक
सीमेंट वगैरह से यूज करके नहीं बनाई है, वो फिक्स शॉप उनके पास नहीं है। उनके पास शॉप कैसी होगी, वो एक तंबू टाइप में लगा देंगे, वो एक तरपाल टाइप में लगा देंगे। वो रिटेलर्स को आप इटिनेरेंट रिटेलर्स बोलते हैं। समझ लीजिए, इटिनेरेंट रिटेलर्स कौन है, वो रिटेलर जिनके पास कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है अपनी एक्टिविटीज को, अपनी सेल को करने का, जो टाइम टाइम पे अपने वेयर्स को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके कस्टमर की सर्च में मूव करते रहते हैं। फिर हमने दूसरा कैटेगराइज किया फिक्स्ड शॉप रिटेलर। फिक्स्ड शॉप, देखो नाम से समझ में आ रहा है, वो रिटेलर जिनका एक पर्टिकुलर नाम से एक पर्टिकुलर शॉप है। शॉप किस वजह से, उनका एक फिक्स शॉप है, उसको हटाया नहीं जा सकता। सीमेंटेड ब्रिक्स से यूज करके उन्होंने एक पर्टिकुलर शॉप बनाया है, उसकी शॉप का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको हम फिक्स शॉप रिटेलर बोलते हैं। कौन होते हैं वो, उनके पास क्या है, एक फिक्स्ड प्लेस होता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मर्चेंडाइज करने के लिए। वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस है मिस्टर प्यारे लाल, आगे चलेगा मिस्टर प्यारेलाल एंड सन, ऐसे ऐसे वो बिजनेस आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो आपके फिक्स शॉप रिटेलर में आते हैं। उसके बाद बात करें, जो हमारे फिक्स शॉप रिटेलर्स हैं, उनको कस्टमर की सर्च के लिए नहीं इधर उधर मूव करना पड़ता है। कस्टमर ही अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो डायरेक्टली हमारे रिटेलर के कांटेक्ट में रहते हैं। अब हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि इटिनेरेंट रिटेलर एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर की क्या क्या फीचर्स है। चलिए, जो हमारे इटिनेरेंट एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर हैं, कैसे क्या क्या फीचर्स हैं जिससे आपको पता चले कि ये इटिनेरेंट रिटेलर्स में आते हैं और ये आपके फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में आते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इटिनेरेंट रिटेलर कौन है? इटिनेरेंट रिटेलर वो रिटेलर जो स्मॉल रिटेलर होते हैं, मीन्स जैसा आपके डोर स्टेप के पास आपका वेजिटेबल शॉप हो गया, फ्रूट शॉप हो गया, कोकोनट वाले का शॉप हो गया, आपके एक रेडी टाइप में खड़ा वड़ा पाव वाले का शॉप हो गया, चाय की टपरी हो गया। तो वो स्मॉल ट्रेडर अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारे इटिनेरेंट रिटेलिंग में आते हैं। ये इनका काम क्या है? ये डेली यूज प्रोडक्ट में डील करते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी, ये डोर टू डोर डिलीवरी भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। एंड जो इनके पास जो स्टॉक होता है, इतना ही होता है कि वो सुबह लाए और शाम को खत्म हो जाए, मीन्स इतना ही ये स्टॉक रखते हैं कि कस्टमर को जितनी नीड हो उतना ही स्टॉक इनके पास रहेगा। इनके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी का अवेलेबल नहीं होती है। फिर बात करें फिक्स्ड शॉप रिटेलर। फिक्स्ड शॉप रिटेलर कौन है? वो रिटेलर जो ह्यूज ट्रेडर है, मीन जो लार्ज ट्रेडर हैं, जिनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास मनी है, वो ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में है। ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट में डील करते हैं और ये भी आपको डोर टू डोर होम डिलीवरी आपको प्रोवाइड कराते हैं। और ये मेन काम क्या है इनका? ये क्या है? ये आपको ड्यूरेबल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो होंगे जो आपके लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट हैं। अब वो प्रोडक्ट जो लंबे समय तक चलेंगे तो उस समय टाइम टाइम पे मेंटेनेंस भी लेंगे, टाइम टाइम पे रिपेयर भी उनकी होगी और टाइम टाइम पे इससे रिलेटेड उसके स्पेयर पार्ट्स भी बदले जाएंगे। तो ये हर चीज की फैसिलिटी आपके फिक्स्ड शॉप रिटेलर के पास होती है। वो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। कस्टमर अगर आज सामान ले गया है, उसने उसकी पेमेंट नहीं करी, कल वो पेमेंट कर सकता है, आने वाले समय में वो पेमेंट कर, जब भी वो आएगा उसकी पेमेंट वो कर सकता है। क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और ये प्रोडक्ट की गारंटी भी देते हैं। कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम चलेगा, जैसे कि एक वॉशिंग मशीन वाला हो गया, वॉशिंग मशीन में खरीद के लेके आए तो मेरे वॉशिंग मशीन वाले ने मुझे एक पर्टिकुलर एक वारंटी स्लिप बना के दिया, कब तक मेरे प्रोडक्ट की गारंटी है, वारंटी है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो मैं इसको टाइम पे चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि हम इनहेरेंट रिटेलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के हमारे इनहेरेंट आपके रिटेलर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं आपके पैडलर और होकर्स। देखो, पैडलर और होकर्स मीन जो पैडल मार के, मीन्स पैडल से चला के बिजनेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ हैं जो आपके
हैंड कार्ट को मीन्स एक रेडी टाइप को लेके चलते हैं, उसके ऊपर अपना सामान रख के जाते हैं। और कुछ रिक्शा टाइप में उनका एक ठेला टाइप में होता है, उसको वो लेके चलते हैं, उनको पैडलर और हॉकर्स आप बोलते हैं। क्या क्या करते हैं ये मेनली आपको स्कूल के गेट पे आइसक्रीम बेचते हुए, बैलून बेचते हुए, और आपको रोड पे चलते हुए ये लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचते हैं, टॉयज हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके पैडलर हॉकर्स हैं ये इनहेरेंट रिटेलर के आते हैं। उसके बाद है मार्केट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर कौन है? मार्केट ट्रेडर वो हैं जो एक पर्टिकुलर डे पे और पर्टिकुलर डेट पे अपनी शॉप लगाते हैं, जैसे कि सैटरडे मार्केट हो गया, संडे मार्केट हो गया, थर्सडे मार्केट हो गया। तो वो जो ट्रेडर हैं एक पर्टिकुलर क्लोथ से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड, आपके टॉयज से रिलेटेड जो वो डीलिंग करते हैं, वो आपके मार्केट ट्रेडर्स आते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन है? स्ट्रीट ट्रेडर्स वो आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे जहां पे जो आपकी पॉपुलेशन फ्लोट होते हैं, मीन ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा कस्टमर्स वहां मिलने की जहां पे आसार रहते हैं, वहां पे आपके स्ट्रीट ट्रेडर होते हैं। जैसे कहाँ होंगे? रेलवे स्टेशन पे, आपके बस स्टेशन पे आपने देखोगे चद्दर या दरी बिछा के रेडी टाइप में लगा के वो अपना गारमेंट का लो क्वालिटी के बर्तन, आपके टॉयज, न्यूज़पेपर, खाने का सामान, फ्रूट वेजिटेबल बेचते आपको दिख जाएंगे, वो आपके स्ट्रीट ट्रेडर में आते हैं। उसके बाद आपके चीप जैक्स। चीप जैक्स कौन है? वो टेम्परेरी टाइप के आपके ट्रेडर्स, जैसा कि जो आज यहाँ बैठे हैं कल वो कहीं और होंगे, ठीक है। जैसा कि आपने देखा जिनका टेम्परेरी नेचर होता है, और जो पैटी रिटेलर्स होते हैं, मीन्स छोटी छोटी अमाउंट में, छोटी छोटी चीजों में डील करते हैं। जैसे शूज की रिपेयर के लिए मोची बैठा है, वॉच रिपेयर करने के लिए एक छोटा सा पर्टिकुलर शॉप है, उनको आप चीप जैक्स में लेके आएंगे। जो आपके फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, वो क्या है, कौन कौन है? फर्स्ट आपके आते हैं जनरल स्टोर। जनरल स्टोर आपने देखे ही होंगे, आप अपने घर के बाहर ही नुक्कड़ की शॉप देख लेंगे, उसको जनरल स्टोर बोलेंगे, जिसपे आपको स्टेशनरी, आपकी बुक्स, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक, बुक्स मीन्स आपकी स्टेशनरी, नोटबुक्स वगैरह, आपको पेंसिल, इरेजर, या फिर आपको डेली यूज प्रोडक्ट, माचिस का बॉक्स हो गया, आपको जो भी साबुन हो गया, जो भी आपको डेली की नीड के लिए जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपके जनरल स्टोर पे मिल जाएंगे। ये लोकेलिटी में होते हैं, मीन्स वहां होते हैं जहां पे एक रेसिडेंशियल एरिया होता है, जहां पे पॉपुलेशन रहती है, वहां पे आपको ये जनरल स्टोर देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप कौन सी होता है? ये जो आपके स्मॉल ट्रेडर है, स्पेशलिटी शॉप वाले, ये थोड़े टाइम पहले ही पॉपुलर हुए हैं, उससे पहले इनका कोई भी यहाँ पे मार्केट में प्लेस नहीं था। ये जो डील करते हैं, अभी जैसे आपने देखा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर स्कूल की जो यूनिफॉर्म है पर्टिकुलर शॉप पे मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी। आप तो स्कूल वाले एक पर्टिकुलर ड्रेस के लिए, शूज के लिए एक एड्रेस पकड़ा देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर शॉप से ही आपके स्कूल का सामान मिलेगा। तो उनकी बारे में बात करें, ये जो स्पेशलिटी शॉप होती हैं, ये स्कूल यूनिफॉर्म में, मेंस गारमेंट में, लेडीज के शॉप में, मीन्स एक स्पेसिफिक चीज में ही डील करती हैं। फिर बात करते हैं आपके स्ट्रीट स्टॉल होल्डर। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर कौन से? ये आपके लोकल एरिया में मिलेंगे आपको, और ये जो अपनी सप्लाईज है आपके होलसेलर और सप्लायर से लेते हैं। ये क्या है, आपके स्ट्रीट के बाहर जो नुक्कड़ होगा ना, स्ट्रीट के बाहर जो निकलते ही आपको रोड, ऑन द रोड आपको मिल जाएंगे। जैसे सिगरेट का शॉप हो गया, होजरी का शॉप हो गया, टॉयज का शॉप हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक का शॉप हो गया। फिर आते हैं आपके सेकेंड हैंड गुड शॉप। सेकेंड हैंड गुड शॉप में आते हैं वो रिटेलर जो यूज्ड प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसा कि क्लोथ्स हो गए यूज्ड, बुक्स हो गई, एंटिक पीस हो गए, जो पहले पुराने जमाने के हैं, सिक्के हैं, पुराने जमाने की मूर्तियां हैं, उनसे डील करते हैं। यूज्ड कार होगी, जैसे अभी ट्रेंड में चला हुआ यूज्ड कार भी आपको सेकंड हैंड गुड शॉप से मिल जाती है। कोई भी व्हीकल, जैसे आपको स्कूटी बेचना है, आपको बाइक लेना है या बेचना है, तो ये सेकंड हैंड गुड शॉप वाले इससे डील करते हैं। जो इनका प्राइस होता है ये हाई प्राइस में डील करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं। फिक्स शॉप लार्ज स्टोर में पहले नंबर पे आया है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? वन रूफ ऑल थिंग, एक छत
के नीचे आपको अपनी जरूरत का हर सामान मिल जाता है। जैसा कहावत भी है, नीडल टू एरोप्लेन। डिपार्टमेंटल स्टोर वो जहां पे सुई से लेकर एरोप्लेन तक भी वहां पे आपको मिल जाए, उसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। आजकल के डिपार्टमेंटल स्टोर जो आपने देखा होगा सिटीज में मॉल वगैरह होते हैं, मल्टी लेवल के होते हैं, मल्टी बिल्डिंग होती है, मल्टी फ्लोर्स होते हैं, तो उन्हीं को ही आप डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह कह सकते हैं। क्या है, बिग लेवल पे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनकी बिग लेवल पे होते हैं, पर्टिकुलर नाम दिया जाए, स्पेंसर मॉल, आपका फिनिक्स मॉल। और ये जो है वाइड प्रोडक्ट, वाइड वैरायटी में डील करते हैं, कस्टमर की हर नीड को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखते हैं। हर कस्टमर को जैसा टेस्ट प्रेफरेंसेस है उसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटल स्टोर से अपने लिए सामान को वो खरीद सकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, टॉयलेटरी का डिपार्टमेंट अलग है, मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट अलग है, फर्नीचर डिपार्टमेंट अलग है। एंड फीचर्स क्या है आपके डिपार्टमेंटल स्टोर की? जो डिपार्टमेंटल स्टोर है आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के साथ साथ आजकल के डिपार्टमेंटल स्टोर आपको मॉडर्न फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आपको रेस्टोरेंट वहां पे खाने पीने के लिए मिल जाएगा, रेस्ट रूम मिल जाता है, टेलीफोन बूथ मिल जाता है, वहां पे आपको मूवी थिएटर मिल जाता है। तो आजकल के जो डिपार्टमेंटल स्टोर मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ऑलवेज मिड इन द सिटी होते हैं, हार्ट इन द सिटी। सिटी का जो मेन एरिया होता है वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, लार्ज साइज में होते हैं। एंड इनका मेन काम क्या है? रिटेलिंग तो होता है ही, साथ में वेयर हाउसिंग का भी काम करते हैं। वेयर हाउसिंग कैसे कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, कस्टमर भी ह्यूज अमाउंट में आते हैं, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट निकल रहा है, खत्म हो रहा है, तो इनके पास वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होती है, तो वो प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली फिल करते रहते हैं टाइम। जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज, अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। जैसे कि आपको पता है लार्ज नंबर में डिपार्टमेंटल स्टोर पे वैरायटी ऑफ गुड्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो कस्टमर का अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स में कस्टमर वहां पे आते हैं। कन्वीनियंट बाइंग, कस्टमर को अपने टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हर चीज वहां पे मिल जाती है, तो कस्टमर के लिए भी अच्छा हो जाता है। अट्रैक्टिव सर्विस, आपको पता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में पर्टिकुलर एक सर्विस किस तरीके से दी जाती है, वहां पे हर चीज एक वहां पे सेट करके लगाई होती है, जिससे आपको चीज को चूज करने में, सेलेक्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, तो वहां पे आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे अगर बिजनेस है डिपार्टमेंटल स्टोर में तो लार्ज स्केल पे प्रॉफिट भी होगा, लार्ज स्केल में सेल भी होगी। प्रमोशन ऑफ सेल, अगर लार्ज स्केल में डिपार्टमेंटल स्टोर पे वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल कराई जा रही हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हैं, देन सेल का प्रमोशन तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, क्योंकि हर चीज क्या है आपको प्रॉपर वे में एक सजा हुआ दिखाया जाता है, जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं, तो सेल इंक्रीज हो जाती है। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, अब इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, हर एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, मीन्स मान लीजिए लेडीज वियर है तो लेडीज वियर, लेडीज वेस्टर्न वियर है या लेडी क्लोथिंग है, तो उसके ऊपर क्योंकि एक सेल्समैन या सेल्स गर्ल लगा होगा, तो वो हर इतने सारे कस्टमर्स के ऊपर वो पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाता है, इसका एक डिसएडवांटेजेस है। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई लेवल पे डिपार्टमेंटल स्टोर को मैनेज किया गया है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसका मैनेज हाई ऑपरेटिंग ही होगा। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, अब ज्यादा बड़ा, जितना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है उतना ही लॉसेस के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इनकन्वीनियंट लोकेशन, अब जो आपको पता है डिपार्टमेंटल स्टोर हमेशा मिड ऑफ द सिटी में लगाए जाते हैं, तो हर कस्टमर के लिए वहां पे पहुंचना मीन्स अपनी एक स्पेसिफिक नीड को, अर्जेंट नीड को पूरा करना, वहां पे जाना पॉसिबल नहीं होता है, दैट इज इनकन्वीनियंट लोकेशन। जो चेन
चेन स्टोर्स हमारे होते हैं, चेन स्टोर्स क्या होता है, ब्रांडेड और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट के लिए खोले जाते हैं। इन चेन स्टोर्स में हमेशा आपको स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज एंड ब्रांडेड गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोवाइड होंगी। जैसे कि कोई मोबाइल शॉप है, ब्रांड न्यू आपको चेन स्टोर पे मोबाइल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। चेन स्टोर के फीचर्स क्या है, मल्टीपल शॉप नेटवर्क होता है। मल्टीपल शॉप नेटवर्क किस तरीके से होता है कि जैसे कि अभी मैंने बात किया कि सैमसंग के मोबाइल की शॉप है, अब मार्केट में आप जाएंगे, एक शहर में बहुत सारे मार्केट है, आपने एक मार्केट में देखा कि वहां पे सैमसंग के मोबाइल का शोरूम है, ऐसे आप दूसरे मार्केट में गए, वहां पे आपको मोबाइल शोरूम मिल जाएगा सैमसंग का। तो क्या है, मल्टीपल शॉप नेटवर्क होता है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडिएट द्वारा चलाया जाता है। हमेशा जो चेन स्टोर होते हैं आपके पॉपुलेटेड एरिया में होते हैं, जहां पे आपको इजीली कस्टमर इजीली अवेलेबल हो जाए। कस्टमर की नीड को देखते हुए कस्टमर के आसपास के एरिया में, पॉपुलेटेड एरिया में ही ये चेन स्टोर्स खोले जाते हैं। डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ब्रांच मैनेजर, जो चेन स्टोर होते हैं, हर चेन स्टोर में एक ब्रांच मैनेजर होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे सेल को नोटिफाई करता है, उसको नोटेड करता है, ताकि वो अपने हेड ऑफिस को इसके रिगार्डिंग आगे सारे रिजल्ट, सारा इंक्वायरी, सब कुछ वो आगे भेज पाए। जो हमारे चेन स्टोर होते हैं डायरेक्टली हैंडल्ड बाय हेड ऑफिस होते हैं, एंड हेड ऑफिस किसी भी ब्रांच के लिए हेड ऑफिस किसी भी ब्रांच के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए, उसके चेन स्टोर की इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। वो इंस्पेक्टर डे टू डे वर्क की एक्टिविटीज को इंस्पेक्ट करता है। मीन्स ये एक ऑडिट की तरह होता है कि काम वहां पे सही चल रहा है, कैसा चल रहा है, कोई ब्रांच कोई लॉस में तो नहीं जाने वाली है। इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर जो हेड ऑफिस द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो आपको बता देता है। जो हमारा चेन स्टोर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस तरीके से है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडिएट है वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से चीजों को बेचता है, सेल करता है। किस तरीके से कि वो क्या करता है कि पर्टिकुलर शॉप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड खोल देता है, तो दूसरे प्लेस पे भी एक पर्टिकुलर शॉप सेम अपीयरेंस और सेम प्रोडक्ट की शॉप मिल जाएगी, तो इससे उसके इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या चेन स्टोर में कोई भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर मैन्युफैक्चरर से बाय कर सकता है। नो बैड डेट्स, बैड डेट्स इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है कि जो भी कस्टमर से डीलिंग होती है वो कैश बेसिस पे होती है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, अगर मैन्युफैक्चरर या इंटरमीडिएट को किसी पर्टिकुलर स्टोर से, चेन स्टोर से लॉस हो रहा है तो उस लॉस को वो दूसरे पर्टिकुलर स्टोर से कवर अप कर सकता है। देन है लो कॉस्ट, मिडलमैन नहीं है, किसी तरीके का अदर चार्जेस नहीं है, तो लो कॉस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाती है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इस चीज को समझिएगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स चेन स्टोर में क्या है कि जब एक पर्टिकुलर जगह पे कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, उसको उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर देना ताकि वहां पे वो आसानी से सेल हो जाए, उसको ट्रांसफर ऑफ गुड्स कहते हैं। मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है, जो मोटोरोला के जो नए फोन आए थे, वो प्रोडक्ट वहां पे यहाँ के शोरूम में नहीं बिक रहा है, उसको दिल्ली में ट्रांसफर कर देंगे ताकि दिल्ली में डिमांड ज्यादा है, तो वहां पे वो जल्दी आसानी से सेल हो सके, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स। देन फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपके चेन स्टोर हैं वो प्रॉपर फ्लेक्सिबल होते हैं कि अगर कहीं पे उनको प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है तो पूरे चेन स्टोर को कहीं और ट्रांसफर करने से प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इट मींस यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी आसानी से हो जाती है।
फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। जो चेन स्टोर होते हैं, लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स उनमें होता है। जैसे मैंने बोला कि मोटोरोला के फोन मैन्युफैक्चरर बेच रहा है, तो दूसरे पर्टिकुलर जगह पे भी वो मोटोरोला के फोन ही बेचेगा। मीन्स पर्टिकुलर एक सेम शॉप अपीयरेंस, सेम टाइप के कलर होंगे, सेम टाइप का उसमें प्रोडक्ट रखा होगा, तो लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स कस्टमर को यहाँ पे मिलती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, जो कस्टमर यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जो आपके एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको इनिशिएटिव का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको इनिशिएट नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी ऑर्डर उनको फॉलो करने होते हैं वो ऊपर से आते हैं। उनके डायरेक्टर्स, जो उनके ओनर्स हैं, वो उनको ऑर्डर देते हैं, तो उन ऑर्डर को मानना, उनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने की वजह से इनके अंदर इनिशिएटिव की कमी हो जाती है। लैक ऑफ पर्सनल टच, जब इन लोगों के अंदर इनिशिएटिव इनको नहीं दिया जाता, इनको प्रेज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कभी भी कस्टमर के साथ इनके पर्सनल टच नहीं हो पाते हैं। डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड, अभी एक चेन स्टोर एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट वो बेच रहा है, अब हर जगह पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो वो नहीं सेल कर पाएगा। क्या होगा कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कस्टमर की डिमांड चेंज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो चेन स्टोर है इजिली कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो डिफिकल्टी टू चेंज डिमांड। अब हम डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप करते हैं। फर्स्ट बेसिस है लोकेशन। जो डिपार्टमेंटल स्टोर की जो लोकेशन होती है हमेशा सेंट्रल प्लेस पे होती है, मिड ऑफ द सिटी होती है, एंड मल्टीपल स्टोर शॉप की जो लोकेशन होती है और नंबर ऑफ प्लेसेस पे होती है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलैरिटी, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसकी डिमांड है, वहां पे आपको नंबर ऑफ मल्टीपल शॉप मिल जाएंगे। ये हो सकता है कि एक बिग सिटी में एक या दो या तीन हो, बट ये बहुत सारे नंबर्स में हो सकते हैं। रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, वन रूफ ऑल प्रोडक्ट मीन्स एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे ओवरऑल वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। ये एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को बनाता है। जैसे कि मोबाइल फोन हुआ, सैमसंग के स्टोर पे आपको सिर्फ सैमसंग का ही मोबाइल वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सर्विसेज, मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे रेस्ट रूम है डिपार्टमेंटल स्टोर में, मूवी थिएटर है, रेस्टोरेंट है, आपके रेस्ट रूम है, बट ये गारंटी और रिपेयर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। प्राइसिंग की बात करें, अब हमने बोला डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स है, तो वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग तो डिफरेंट ही होगा, एंड बट मल्टीपल शॉप में ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है यूनिफॉर्म ही होगा। कहीं से भी आप सैमसंग का मोबाइल खरीदेंगे वो सेम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटी, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंटल स्टोर अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, बट ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते क्योंकि इनकी पूरी डीलिंग कैश बेसिस पे होती है। फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज की, बहुत सारे कस्टमर्स की नीड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चीजों को बेचा जाता है, तो ये वाइड वैरायटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बट ये लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, मोबाइल की शॉप पे मोबाइल ही मिलेगा, तो यहाँ पे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल ऑर्डर रिटेलिंग क्या होता है? इसमें एक रिटेलर मीन्स एक सेलर डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली वे से बायर के साथ कांटेक्ट में होता है। कैसे करता है ये? नाम में समझ में आ रहा है, मेल ऑर्डर रिटेलिंग मीन्स मेल के थ्रू कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, कस्टमर्स को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है कि ये अपने प्रोडक्ट की जानकारी न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, जो भी हैं इनडायरेक्ट, उनके थ्रू ये अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी देता है,
तो क्या होता है, एक नीचे ईमेल आईडी या फिर एक पर्सनल नंबर दिया होता है जिसपे हम लोग कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। क्या होता है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रिटेलर कॉन्टैक्ट द पोटेंशियल बायर। पोटेंशियल बायर कौन सा बच्चों? पोटेंशियल बायर वो जो इसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, न्यू बायर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड मेल पब्लिसिटी। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, जब एक कस्टमर को कोई प्रोडक्ट न्यूज़पेपर में वो देखता है, उसको वो चाहिए होता है, तो जो ईमेल आईडी नीचे दी होती है, जो मेल के थ्रू उसको ऑर्डर मंगवाना है, तो वहां पे वो कांटेक्ट करता है ईमेल के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू वो उनको अपने ऑर्डर के बारे में बताता है। तो जो सेलर होता है, सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जैसे प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसके रिगार्डिंग सारा उसका आउटलेट, सब कुछ उसके रिगार्डिंग वो पोस्टल के थ्रू कस्टमर के पास भेजता है, ताकि कस्टमर उसको अच्छे से रीड करके, अच्छे से समझ के प्रोडक्ट को वो ऑर्डर कर पाए। और प्रोडक्ट की पेमेंट कैसी होगी, इसके रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन सेलर अपने बायर्स को मेल के थ्रू, पोस्टल के थ्रू पहुंचाता है। पढ़ लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखो, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड कैपिटल। अब देखो, जो सारा काम होना है वो मेल के थ्रू होना है, पोस्टल के थ्रू होना है, तो जो सेलर है उसको एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं, वर्क स्पेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको शॉप बनाने की कोई जरूरत है, तो उसको कैपिटल यहाँ पे लिमिटेड ही लगेगी। कन्वेंस क्या है, कन्वेंस कैसे कन्वीनियंट हो गया है, कस्टमर न्यूज़पेपर में, मैगजीन में ऐड को देखता है, एडवर्टाइजमेंट को देखता है तो पसंद करता है और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर करता है। तो बायर और सेलर के दोनों के लिए वो कन्वीनियंट हो गया है। वाइडर मार्केट, अब न्यूज़पेपर हर जगह पे जाता है, हर जगह पे न्यूज़पेपर मैगजीन्स को पढ़ा जाता है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो सेलर है, सेलर को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वाइडर मार्केट का स्पेस मिल गया है। नो बैड डेट्स, बैड डेट्स का तो इसमें कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जो भी डीलिंग होगी वो कैश में होगी, जो भी डीलिंग होगी वो कैश में होगी, बैंक अकाउंट के थ्रू होगी। क्योंकि क्या है कि जो कस्टमर और सेलर का जो कॉन्टैक्ट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसलिए है कि जब अगर ऑर्डर करना है कस्टमर को कोई प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से जो रिगार्डिंग पेमेंट है, या तो वो एडवांस पेमेंट करेगा या फिर वो कैश ऑन डिलीवरी करेगा। मीन्स यहाँ पे बैड डेट्स का कोई भी चांस नहीं बनता है। नो मिडलमैन, मिडलमैन की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है, जो रिटेलर है हमारा डायरेक्टली ही कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो किसी मिडलमैन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज के, नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। अभी देखो हमने पढ़ा, जो भी कॉन्टैक्ट हो रहा है मेल के थ्रू हो रहा है, एक जो कंप्यूटर स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, हम लोग उससे ही ऑर्डर कर रहे हैं और हम डायरेक्टली फोन के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं, तो कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। नो पर्सनल इंस्पेक्शन, अभी कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो कस्टमर के पास इससे रिगार्डिंग भी कोई भी फैसिलिटी नहीं है कि वो पहले प्रोडक्ट को जाके देखे, परखे, देन उसको वो खरीदे। लिमिटेड वैरायटी, अब देखो उसके पास वाइडर मार्केट तो है बट वैरायटी लिमिटेड है, क्योंकि वैरायटी लिमिटेड है, इतने सारे प्रोडक्ट को वो क्या कर सकता है, न्यूज़पेपर मैगजीन के थ्रू सबको नहीं बेच सकता, तो वो क्या है, लिमिटेड स्टॉक ही रखता है, लिमिटेड वैरायटी ही रखता है, जिससे उसको बेचने में कोई भी मुश्किल ना हो। पोस्टल डिले, अब देखो कोई प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है, अब मुझे पर्टिकुलर 21 अगस्त को मुझे चाहिए, आज मैं ऑर्डर करती हूँ, हो सकता है वो मुझे 30 अगस्त को मिले, बट मुझे 21 को चाहिए था, तो क्या है कि ये पोस्टल डिले भी हो जाता है, क्योंकि क्या है, ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से है। हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, और जो आपका सेलर है, रिटेलर को तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत हैवी अमाउंट में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट यहाँ पे पे आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो यही एक वे है जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करके, मैगजीन एडवर्टाइजमेंट करके ही वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर वो इसके लिए हैवी कॉस्ट पे आउट नहीं करेगा तो उसके प्रोडक्ट को बेचने के, बिकने के कोई भी चांसेस नहीं है। अब जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स कौन से होते हैं? अब देखो क्या है कि 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? कि वो मिलकर
किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकें और उस प्रोडक्ट को सेल कर पाए। इसके क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्या है कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स अपनी मर्जी से बनाया गया ग्रुप ऑफ पर्सन है बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए बाय बाइंग इन कॉमन एंड सेलिंग इन कॉमन, कॉमन प्रोडक्ट में डील करती है। मीन्स जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है 10 ग्रुप ऑफ पर्सन और मोर हो सकती है, वो एक वॉलेंटरी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कोऑपरेटिव बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए बनाई गई है और जो डील करती है बाइंग और सेलिंग में। देखिए बेटा क्या होता है इसमें कि 10 से ज्यादा लोग एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, अपने नाम से रजिस्टर्ड कराते सोसाइटी बनाते हैं। उसमें क्या काम करते हैं वो लोग देखो, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करती हूँ एज अ कंज्यूमर या फिर एज अ रिटेलर, जब मैं किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करती हूँ तो एक मैं करूंगी, एक मेरा भाई करेगा, एक मेरी मम्मी करेगी, एक मेरा डैडी करेगा, तो सबका प्रोडक्ट अलग अलग होगा। मीन सबका जो डिमांड होगी वो अलग अलग होगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो सब लोग इकट्ठे मिलकर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली वो ऑर्डर करते हैं। इससे उनको बेनिफिट क्या होता है कि जो उनको सिंगल ऑर्डर करने पे प्राइसिंग देनी पड़ती है वो प्राइसिंग कम हो जाती है। देखो जब हम किसी चीज का बल्क में ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, बल्क में ऑर्डर करने से हमें वो चीज थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो मेन फोकस उसका वही है, ये समझिए। वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाई गई है, मेन डील करती है बाइंग और सेलिंग में, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, रीजनेबल प्राइसेस। अभी मैंने बताया 10 से ज्यादा पर्संस का ग्रुप है, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली मंगवा रहे हैं। डायरेक्टली मंगवा के जो मिडलमैन की कॉस्ट है और जो उनका जब वो किसी और से होलसेलर से खरीदते तो उनको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा देना पड़ता, अब उनका प्राइस कम हो गया है क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बल्क अमाउंट में मंगवा रहे हैं। कैश सेल्स, जितनी भी डीलिंग होती है कैश में होती है, क्योंकि ये जब सामान मैन्युफैक्चरर से मंगवाते हैं और उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो कस्टमर डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट में आता है तो कैश डीलिंग इनकी हो जाती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में किस तरीके से देखिए बेटा, जैसे जब ये डायरेक्ट ही मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट में है तो इनको मिडलमैन की, किसी एडवर्टीजमेंट की, किसी की भी एडवर्टाइजमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन की, किसी की भी कोई कॉस्ट इनको पे आउट करनी नहीं पड़ती है क्योंकि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट में रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब ये देखो इनका जो काम है, इनके लिए एक पर्टिकुलर कोई ऑफिस इनको जगह जगह पे नहीं खोलने पड़ते, अलग अलग पर्सन अलग अलग ऑफिस नहीं खोलेगा तो क्या है, मिलकर एक ऑफिस इन्होंने बना रखा है तो जिससे इनका ऑपरेशन कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फिर बात करते हैं लिमिटेड कैपिटल की। अभी देखो डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल किस लिए, अब आपको पता ही है कि इकट्ठे लोग मिलकर एक बिजनेस को लगा रहे हैं बट कोई भी पर्सन अपनी ज्यादा उसमें अपना योगदान नहीं दे रहा है, मीन ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होगी उनकी वो एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो लिमिटेड कैपिटल यहाँ पे। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, अब सब लोग यहाँ पे फ्रीली काम करने के लिए आए हैं क्योंकि कोई भी ओवरबर्डन नहीं लेना चाहता है, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है। लैक ऑफ इंसेंटिव, अगर कोई पर्सन अच्छा है और उसी ग्रुप में कोई अच्छा काम कर रहा है तो काम करने का उसको क्या इंसेंटिव, यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता है क्योंकि ये क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। अगर कोई अपने मन से काम कर रहा है तो करिए, ठीक है ना, अगर अपने मन से कोई बिजनेस के लिए काम करना चाह रहा है तो करिए, अच्छा है, बट उसको कोई भी यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से मंगाते हैं, मैन्युफैक्चरर के बाद स्मॉल क्वांटिटीज में कस्टमर्स को बेचते हैं, तो इनको किसी भी तरीके की स्टोरेज फैसिलिटी का यहाँ पे जरूरत नहीं होता क्योंकि उतना ही सामान मैन्युफैक्चरर से मंगाते हैं जितना ये जल्दी से जल्दी सेल कर पाए। अब बात करते हैं हमारे सुपरमार्केट के बारे में। सुपरमार्केट क्या है, अभी सोचो जब आप थोड़ा सा मार्केट में निकलते हो तो क्या होता है, आप इजी डे देखते हो, आप विशाल मेगा मार्ट देखते हो,
ठीक है। तो आप रिलायंस रिलायंस का शोरूम देखते हैं, रिलायंस का ग्रोसरी शॉप देखते हैं, तो ये क्या है, ये सब सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट करते क्या है, मींस जब आप सुपर मार्केट में अपनी नीड को सेटिस्फाई कर कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं, तो सब प्रोडक्ट वहां पे आपको कोई सेलर आपको देता नहीं है निकाल के। एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से लगाया गया है कि आप आइए, अपने प्रोडक्ट को चूज करिए और उस प्रोडक्ट को आप कैश पेमेंट काउंटर तक लेके आइए और पेमेंट कीजिए और अपने प्रोडक्ट को पैक करा के लेके जाइए। ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। सुपर मार्केट के बारे में पढ़ लेते, क्या होता है सुपर मार्केट, लार्ज रिटेलिंग, यस लार्ज टाइप से होता है, लार्ज रिटेलिंग है, ये एक रिटेलर की बिग शॉप के टाइप की है, जिसमें आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आपके ग्रोसरी से रिलेटेड आपको मिल जाता है। लार्ज रिटेलिंग बिजनेस, वैरायटी ऑफ गुड्स। अब देखो कोई ग्रोसरी से रिलेटेड है, कहीं पे आपको क्लोथिंग है, कहीं पे आपको शूज है, कहीं पे स्कूल बैग्स हैं, स्टेशनरी का सामान, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ आपको यहाँ पे सुपरमार्केट में मिल जाती हैं। बट यहाँ पे एक ही चीज है, सेल्फ सर्विस। आपको खुद ही अपना प्रोडक्ट उठा के कैश काउंटर तक लेके आना है, और ये चलाए किसके द्वारा जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज द प्राइवेट ट्रेडर ही इसके ओनर्स हैं। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। जैसे अपनी बताया वाइड चॉइस, अभी मैं किसी सुपरमार्केट में जाऊंगी तो खूब बड़ा, यहां से स्टार्ट हुआ पीछे तक फैला हुआ है। तो ये वाला काउंटर ग्रोसरी का है, ये वाला काउंटर मेरा टॉयलेटरी आइटम्स का है, ये वाला काउंटर मेरा प्लास्टिक के बकेट वगैरह वहां पे रखा हुआ है। तो मीन्स जितना मैं आगे जाती जाऊंगी मुझे अलग अलग वहां पे पार्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग वहां पे मुझे ऐसे ऐसे गुड्स मिल जाएंगे जो मुझे चाहिए। तो मीन सुपर मार्केट में एंट्री करते ही आपको वाइड टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाइडर चॉइस। लो प्राइस, अभी लो प्राइस तो होगा ही, क्योंकि एक ही जगह पे आपको सब प्रोडक्ट वहां पे मिल रहे हैं, तो किसी मिडलमैन की वहां पे जरूरत नहीं, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाता है, तो वो लो कॉस्ट में आता है। लो कॉस्ट में इसलिए भी आता है कि क्या होता है कि जब आप सुपर मार्केट में जाते हैं तो वहां पे एक डील होती है। मान लीजिए अगर आप एक 10 किलो आटा खरीदेंगे तो उसके साथ 1 किलो आटा फ्री होता है ना, देखा है ना ये डील आपने। तो होता है साबुन का पैक खरीदेंगे 3 के साथ 1 फ्री। तो यहाँ पे क्या है, हम कस्टमर लोगों को यहाँ पे लो प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है। नो बेड डेट्स, बेड डेट्स का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट उठाना है, चूज करना है और कैश काउंटर तक लेके जाना है, कैश काउंटर पे पेमेंट करनी है, तो नो बैड डेट्स यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि आप बिना पैसे दिए प्रोडक्ट को सुपरमार्केट से बाहर नहीं लेके जा सकते। कन्वेंट टू बाइंग, आपके सामने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप अपनी आंखों से देख के, परख के, टच करके, उसको फील करके उस प्रोडक्ट को आप इजिली खरीद पाएंगे, दैट इज कन्वेंट इन बाइंग। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसके बारे में बात करें। नो क्रेडिट, अभी नो क्रेडिट कैसे, अभी हमने बात किया जितनी भी सेल होते हैं कैश बेसिस पे, तो कैश सेल यहाँ पे होते हैं, तो क्रेडिट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनता है। लैक ऑफ पर्सनल टच, लैक ऑफ पर्सन, जो वहां पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं उसको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपकी हेल्प करेंगे कि ठीक है यहाँ पे ये प्रोडक्ट रखा है, यहाँ पे रखा है, वो आपको बता देंगे यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो उनके साथ कोई भी पर्सनल टच आपका नहीं हो पाता है। हाई कॉस्ट, अभी देखो मैंने बोला कि मैं 10 किलो आटा लेके जा रही हूँ, 10 किलो आटा का प्राइस है 400 रुपए, बट प्रिंटिंग जो लिखा हुआ है, जो प्रिंटिंग लिखा हुआ है 10 किलो के ऊपर, वो लिखा है 480। तो अगर मुझे 480 का वो पैकेट लेना है तभी मुझे 1 किलो आटा यहाँ पे मिलेगा। तो मीन्स ये कि एक छोटी सी चीज मैं लेने के लिए जा रही हूँ, उसके साथ अगर मुझे दूसरी चीज अटैच है तो वो भी मुझे खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए भी मुझे कॉस्ट पे आउट करनी पड़ेगी। मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स, अब देखो हमको सुपरमार्केट में ज्यादा कोई हमें देख नहीं रहा होता, कैमरे देखते, अरे कैमरा यहाँ तो नहीं लगा, हम क्या करते हैं जो परफ्यूम होता है उसको हम स्प्रे करके देखते हैं कि जो वो परफ्यूम है क्या वो उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है। मीन्स ऐसे ही क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं थोड़ा लापरवाही से वहां पे प्रोडक्ट्स को यूज करने की, खोल के ओपन करके देखने की कोशिश करते हैं, जिससे वहां पे प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाता है, मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स हो जाता है। देन लिमिटेड स्कोप, अब सुपरमार्केट हर जगह नहीं है,
जरूरी नहीं, देखो एक नॉर्मल पर्सन क्या चाहेगा, एक उसके घर के बाहर एक ग्रोसरी शॉप हो जहां से उसको उसकी नीड की जो भी उसकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए इतने बड़े सुपरमार्केट में नहीं जाए, क्योंकि सुपरमार्केट में जाएगा तो वहां पे वो डील्स में फंस जाएगा। तो क्या है, जो ये है इनका लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि हर पर्सन हर कंज्यूमर सुपरमार्केट से अटैच नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेंडिंग मशीन। बच्चों वेंडिंग मशीन क्या है, देखो आपने देखा होगा वेंडिंग मशीन एक पर्टिकुलर प्लेस पे या मार्केट में या फिर कई बच्चों ने टीवी में देखा होगा। वेंडिंग मशीन एक फ्रिज टाइप में एक मशीन लगी होती है। वेंडिंग मशीन में क्या होता है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, आपके स्नैक्स, आपकी आइसक्रीम, उसमें आपकी नीड की उसमें चीजें होती हैं जिसमें आप टोकन या कॉइन डालते हैं और वेंडिंग मशीन आपको वो चीज दे देती है। मींस अगर आपने आइसक्रीम की कॉस्ट कि जितना आपने उसमें कॉइन डाला है तो एक आइसक्रीम आपके लिए आ जाएगी। उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपको कौन से फ्लेवर का कैसा क्या चाहिए, वो भी आपसे वो पूछती है। वेंडिंग मशीन यूज करने के लिए बहुत इजी रहती है। मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट रिटेलिंग है। आपको रिटेलर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। आप उसके द्वारा इंस्टॉल की गई वेंडिंग मशीन से डायरेक्ट में कॉन्टेक्ट आके भी बाइंग एंड सेलिंग इजिली हो जाती है। वेंडिंग मशीन डायरेक्ट रिटेलिंग मशीन है, ऑपरेटेड बाय कॉइन एंड टोकन। अभी आपको बताया कि क्या है, टोकन या कॉइन डाल के तो आपकी आपकी वेंडिंग मशीन ऑपरेट हो जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। कस्टमर गेट फ्रेश प्रोडक्ट। अभी देखो जो फ्रिज टाइप में लगा हुआ है, वेंडिंग मशीन लगी हुई है, जो भी आपको जरूरत होगी आप उसमें से निकाल लेंगे। क्या है कि इतना बड़ा भी नहीं होता कि उसमें चीजें फिल कर दी जाए और वो लंबे समय तक चले। ओके, जब सामान उसमें से खत्म होता जाता है तो रिटेलर पर्सनली तौर पे उसमें फिल करता जाता है ताकि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप उसमें से सामान निकालेंगे तो वो फ्रेश होता है। नो सेल्समैन। आपकी वेंडिंग मशीन के लिए किसी भी सेल्समैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेल्समैन होता है, सेल्समैन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आप डायरेक्टली वेंडिंग मशीन के कांटेक्ट में आते हैं और वेंडिंग मशीन को आप डायरेक्ट यूज करते हैं। रेगुलर बाइंग, जब भी आपका मन करे आप वेंडिंग मशीन में कॉइन या टोकन डालिए, आप उसको रेगुलर पे यूज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे मनाही नहीं है। देन इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। हाई कॉस्ट। अभी एक फ्रिज या फिर वेंडिंग मशीन परचेज करने के लिए आपके रिटेलर को तो हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आके आप वेंडिंग मशीन रिटेलिंग, डायरेक्ट रिटेलिंग भी आप कर सकते हैं, सामान यहां से ले सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब कोई मशीनरी है तो रिपेयर और मेंटेनेंस तो मांगेगी। कोई भी मशीन है, कुछ मशीनें प्रॉपर चलती हैं लेकिन उसके प्रॉपर चलाने के लिए उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस टाइम टाइम पे करवानी पड़ती है, तो ये भी एक हायर कॉस्ट हो जाती है। कॉइन ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड। अब वेंडिंग मशीन में जो कॉइन या फिर टोकन वो एक्सेप्ट करते हैं, आप उसी टाइप के कॉइन या टोकन आप उसमें पुट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपको पता है कि टोकन गोल कलर का गोल शेप का उसमें टोकन चलता है, तो गोल शेप में कॉइन का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, वो आपका रिटेलर ऑलरेडी मशीन को फिटेड करके रखता है ताकि उस वही पर्टिकुलर कॉइन उसमें जा सके और वेंडिंग मशीन आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसमें से दे सके जो आपकी नीड है। कहने की बात ये है बेटा कि जैसे कि वेंडिंग मशीन में जो कॉइन है, अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास 1 रुपए का कॉइन है, अब मुझे उसमें से कुछ सामान लेना है, या फिर मेरे पास टोकन है एक, वो 40 रुपीज की आइसक्रीम के लिए टोकन बना, बट मेरा आइसक्रीम खाने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे कोल्ड ड्रिंक लेना है, तो मुझे कोल्ड ड्रिंक के प्राइस के जितना टोकन मेरे पास होना चाहिए तभी मैं कोल्ड ड्रिंक वहां से ले पाऊंगी। मीन्स ये ऑलवेज ये प्रॉब्लम रहती है कि जो शेप और साइज आपकी वेंडिंग मशीन एक्सेप्ट करती है वो कॉइन और टोकन आपके पास होने चाहिए, तभी आप वेंडिंग मशीन को यूज कर पाएंगे। वेंडिंग मशीन मेरा बहुत फेवरेट है। एक्चुअली मैंने चंडीगढ़ में वेंडिंग मशीन को देखा था, तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम यूज किया, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, देखो बेटा, पहले क्या होता था, हमारे जो कंज्यूमर, हमारे इन्वेस्टर, हमारे मैन्युफैक्चरर, हमारे प्रोड्यूसर, सबको
स्टेट में अगर अपना सामान सप्लाई करना है, आपको अपने दूसरी सिटी में अपना सामान सप्लाई करना है, तो बहुत टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे इन पर्सन्स को देने पड़ते थे, इन सब पार्टीज को देने पड़ते थे। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आपको सिर्फ एक ही टाइप का टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे था वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, इंपोर्ट ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, आपकी सर्विस टैक्स था, इन सब टैक्सेस को मिला के एक जीएसटी यूनिफाइड टैक्स कर दिया गया है। वो यूनिफाइड टैक्स ऑल ओवर कंट्री पे लागू होता है, ऑल ओवर कंट्री पे अप्लाई होता है। बात करते हैं उसके बारे में। जीएसटी बेस्ड ऑन सिंगल टैक्स, अभी बोला कि सिंगल टैक्स है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक ही टैक्स बना दिया गया है, सिंगल टैक्स। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो बहुत सारे टैक्सेस उसको पे आउट करने पड़ते हैं। अब सिर्फ उसको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी ही पे करना पड़ेगा। और मल्टीपल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग से लेती थी, अब सबको खत्म करके जीएसटी ही पे आउट करना पड़ता है। क्या है जो हम अभी ऑल ओवर इंडिया में हमारे लागू होता है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर्स बहुत टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस देने से बच गए हैं। सिर्फ उनके दिमाग में एक ही टैक्स चलता है, जीएसटी, जिसके लिए उनका जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग जो प्रोसेस है, अपने सामान को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए वो इजी हो गया है। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, ये जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, इसके बारे में और थोड़ा क्लैरिफिकेशन करते हैं। वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स मीन्स ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइप का टैक्स अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया गया है। बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म मीन्स आज तक का 2017 में जुलाई में जो टैक्स आया है जीएसटी का, इंडिया में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, सबसे बड़ा ये चेंज हुआ है टैक्सेस में। मिक्सिस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बार बार हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया गया है, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तो आपके बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस को इसमें इंक्लूड करके वन टैक्स बना दिया गया है। चार्ज ऑन सप्लाई, अभी आपको मैंने बताया कि जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है। जब मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो ये जीएसटी उसको पे आउट करना पड़ता है। रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट, रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट में क्या आता है कि अब जो आपका मैन्युफैक्चरर है, इन्वेस्टर्स है, प्रोड्यूसर है, जो बहुत सारी पार्टीज जो आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, सबके ऊपर से एक जो ओवरबर्डन था ना कि मुझे एक स्टेट से बाहर निकल तो स्टेट टैक्स देना पड़ेगा, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स देना पड़ेगा, मुझे वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ेगा, मुझे सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, वो सब टैक्सेस का बर्डन अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब उन पार्टीज के दिमाग में एक ही टैक्स चलता है, जीएसटी। जीएसटी की वजह से अब जो इनको एक ही टैक्स देना पड़ता है तो इनकी कुछ सेविंग भी हो जाती है। तो इनके जो प्रोसेसिंग था, जो इनका प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो भी थोड़ा सा कम हो गया है, जिससे इनको सामान पहुंचाने में इजी हो गया है। जीएसटी कैसे आया, क्या है ये, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जीएसटी इंडिया में जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत बड़ा बम फूटा था भाई साहब। उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, रिटेलर, होलसेलर, सबके दिमाग में, सबके दुनिया में हंगामा हो गया था, क्योंकि आज तक जो वो टैक्स पे कर रहे थे उससे उनको प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब गवर्नमेंट ने उसी टैक्स को मॉडिफाई किया, उन्हीं टैक्स को मिला के एक टैक्स बना दिया, तो सबकी लाइफ में हंगामा हो गया। तो उसी टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इंडिया में जुलाई 2017 में, और जितने भी पहले टैक्स सिस्टम थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे, जो हमारे बिजनेसमैन, हमारे शॉपकीपर्स पे करते थे, उसके रिगार्डिंग ही ये जीएसटी टैक्स बनाया गया है। उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बना दिया गया, उसका नाम ही जीएसटी है। चलो बेटा बात करते हैं जीएसटी में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या टैक्सेस हैं जो जीएसटी जिनको बोला गया है, जिन टैक्सेस को जीएसटी में इंक्लूड किया गया है उनकी बात करते हैं।
फॉर सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स जो भी आपको देना पड़ता था वो भी आपका जीएसटी में इंक्लूड हो गया। वैल्यू एडिड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जितने भी आपके टैक्स थे सबको वन टैक्स में इंक्लूड कर दिया गया है। मींस अब किसी भी बिजनेसमैन को, शॉपकीपर को अलग अलग से टैक्स पे आउट करने की जरूरत नहीं। स्टेट से बाहर जा रहा अलग उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है, सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ रहा है, नहीं बेटा, सब टैक्सेस को मिला के एक ही टैक्स बना दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जीएसटी का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जीएसटी के टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, आपको उसका मीनिंग, कब बनाया गया था, कौन हैंडल करता है, इसमें कौन कौन से टैक्सेस कवर होते हैं, मीन्स आपको यही चीजें ज्यादा पता होने चाहिए। इसको ज्यादा डिटेल में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फीचर्स क्या है हमारे जीएसटी की? जीएसटी ऑल ओवर इंडिया मीन्स होल कंट्री पे लागू होता है। जम्मू एंड कश्मीर पे भी हमारा जीएसटी ही लागू होता है क्योंकि वो भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है, तो वहां पे भी हमारा जीएसटी लागू होता है। और लगता कहाँ, आपको बार बार बता रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी पे आउट करना पड़ता है अभी। और जीएसटी को जो हैंडल कर रहा है, एक प्रॉपर कमेटी बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल ही इस टाइप के टैक्सेस को, जीएसटी के सारी प्रोसेस को, सारे टैक्सेस को देखता है। और जो इसका चेयरपर्सन है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। जीएसटी बेस्ड है हमारे डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स के ऊपर, समझिएगा बेटा, बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। क्या है कि जहां पे कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए उसको जिस पर्टिकुलर प्लेस पे भेज रहा है वहीं पे जीएसटी लगेगा, ना कि उसके ओरिजिन प्लेस पे जहां पे वो बनाया गया है। और जो इसके स्लैब है हमारे, जीएसटी किस किस परसेंटेज से दिया जाता है उसकी बात करते हैं। 5%, 12%, 18% एंड 28% दिया जाता है। मान लीजिए अभी जब आप पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा पे जाते हैं, पिज्जा खरीदने जाते हैं, तो डोमिनोज पिज्जा में 18% टैक्स लिखा होता है। वो 18% टैक्स 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। बट ऐसा डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को 9% जाएगा। इन लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, म्यूचुअली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनका टैक्स डिसाइड होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 9% से ज्यादा भी टैक्स ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में कम टैक्स आ सकता है। मीन्स इसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही ये जीएसटी काम कर रहा है। जीएसटी को किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट है। नेफ्ट करा सकते हैं, आरटीजीएस करा सकते हैं, और बैंकिंग का ऑनलाइन सिस्टम यूज कर सकते हैं। आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो इसका चेयरपर्सन है, जीएसटी का जो चेयरपर्सन बनाया गया वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है। और एक प्रॉपर जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जो हमारे जीएसटी के अंडर जो भी कवर होता है उसको वो देख रेख करती है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सभी टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड द जीएसटी। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर जो इंटरनल ट्रेड हमने किया है, आपको ये वीडियोस देख के आपको चैप्टर पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। आप वीडियोस को देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियोस को देखिए। वीडियोस को देख के आपका चैप्टर जो दिमाग में अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चैप्टर एकदम से रेडी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में।